हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी में। इंडियन यानी भारतीय भूगोल को जानने से पहले हमको जानना जरूरी है कि ग्लोब होता क्या है और इसमें अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कार्य क्या करती है और इनका काम क्या है। जिनको हम ग्लोब यानी अक्षांश को हम लैटिट्यूड और देशांतर को लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, या अक्षांश रेखा को हम समांतर रेखा और देशांतर रेखा को हम यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। अब देखिए समझ लीजिए कि देशांतर रेखा क्या होती है और अक्षांश रेखा क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए पहले ग्रोह के बारे में समझते हैं। पहले ग्रोह होता है, अक्षांश और देशांतर के बारे में जानेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। सबसे पहले ग्लोब होता क्या है। ग्लोब को हम एक पृथ्वी का नमूना कह सकते हैं, ठीक है, पृथ्वी का आंतरिक नमूना हम कह सकते हैं। क्योंकि देखिए पृथ्वी को हमेशा पढ़ा जाता है कि पृथ्वी एक गोलाकार है या अंडाकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए पृथ्वी कुछ इस तरह से है, मान लीजिए पृथ्वी है, इस तरह से पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। तो इसका एक एवरेज निकालकर पृथ्वी को इस तरह से यहाँ पर बना दिया गया है। अब एवरेज आपको पता हो कैसे निकलता है। मान लीजिए मैं कुछ सर्कल यहाँ से ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ये गोल मैंने ड्रॉ किया और जो हिस्सा अंदर की तरफ जा रहा है उसे बाहर की तरफ कर देंगे और जो बाहर की तरफ जा रहा है उसे अंदर की तरफ कर देंगे, तो ऐसे एवरेज निकलता है। तो इस तरह से एवरेज निकालने के बाद पढ़ने के हिसाब से पृथ्वी को एक गोल आकार की आकृति दे दी जाती है। अब देखिए जब ये पृथ्वी को गोल आकार की आकृति दे दी जाती है और पृथ्वी के यानी ग्लोब के एक बीचों बीच इस तरह की रेखा खींची जाती है। अब समझते हैं कि अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर रेखा क्या होती है, ठीक है। देखिए अक्षांश रेखा जो होती है इस तरह से अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा होती है। जब इस तरह से सिर्फ अक्षांश रेखा अंकित होंगी यानी अक्षांश रेखा खींची होंगी तो उसको हम क्या कहते हैं, लेटीट्यूड, लेटीट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा। और जब इस पर देशांतर रेखा खींच रही होंगी, सिर्फ देशांतर रेखा खींच रही होंगी, तो ऐसी स्थिति में हम इसको कहेंगे देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और जब दोनों को एक साथ खींच दिया जाता है इस तरह से तो इसको यहाँ पर ग्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रिड। तो इसको यहाँ पर ग्रिड कहा जाता है। तो समझ गए होंगे कि अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर रेखा क्या होती है। अब बात करते हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या काम करती है। अब देखिए पृथ्वी जब गोल है और इसको एक रेखा दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, यानी पृथ्वी गोल है और गोल हिस्से को जब कोई रेखा बीच से डिवाइड करती है तो वो अर्धगोलाकार हो जाती है, यानी आधा गोला इधर हो जाएगा, आधा गोला उधर हो जाएगा। तो हम इसको कहेंगे यहाँ पर ऊपर वाले को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को कहेंगे यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध जी। और यहीं पर एक देशांतर रेखा और ये होती है 0 डिग्री। तो देशांतर के बारे में पढ़ेंगे, पहले जानते हैं अक्षांश रेखा के बारे में। अब देखिए अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है ये समझेंगे और इसके बीच का क्षेत्र कैसा होता है अक्षांश ये समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनके जो क्षेत्र हैं वो कैसे हैं और पृथ्वी किस तरह से झुकी हुई है। अब देखिए जो ये बीच में 0 डिग्री रेखा है इसको यहाँ पर विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर देती है उस 0 डिग्री को यहाँ पर विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं। अब इसके बाद पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब जब पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, मान लीजिए 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, और ये 23 डिग्री झुक जाती है इस तरह से, मान लीजिए 23.5 झुकेगी इस तरफ को, तो कितना कोण बचेगा, 90 डिग्री से 66.5 डिग्री बचेगा। अब देखिए 23.5 डिग्री पर जो कोई रेखा खींची जाती है और इसका नाम है आपका कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो नीचे भी यहाँ पर 23.5 डिग्री पर एक रेखा है जिसका नाम है मकर रेखा,
मकर रेखा। अब देखिए 90 डिग्री का भी कोण है, 90 डिग्री मान लीजिए सीधा, उसमें 23.5 डिग्री घट जाएगा तो क्या बचेगा 66.5 डिग्री। और यहीं पर एक 66.5 डिग्री पर एक और रेखा खींची गई है जिसका नाम है आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। और नीचे भी 66.5 डिग्री पर एक रेखा आती है जिसे कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री पर आर्कटिक रेखा और नीचे 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक रेखा। अब देखिए सूर्य जो है अधिकतम हमेशा क्या करता है, कर्क रेखा से मकर रेखा तक चक्कर लगाता है। अब देखिए सूर्य अधिकतम कहाँ जाएगा, सूर्य अधिकतम जाएगा कर्क रेखा तक और न्यूनतम आएगा कहाँ पर, मकर रेखा तक। यानी कि मैक्सिमम जाएगा कर्क रेखा तक और मिनिमम आएगा मकर रेखा तक। जब सूर्य इन दो रेखाओं के बीच में ही चक्कर लगा रहा है, इन दो रेखाओं के बीच पर चक्कर लगा रहा है, तो क्या होगा, प्रकाश यहाँ पर हमेशा बना रहेगा। जब यहाँ पर प्रकाश हमेशा बना रहेगा तो ये कौन सा क्षेत्र होगा, ये गर्म क्षेत्र होगा। जब ये गर्म क्षेत्र होगा तो यहाँ पर भूगोल की भाषा में उस क्षेत्र को यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंध यानी कर्क रेखा से मकर रेखा तक जो सूर्य चक्कर लगा रहा है तो क्या होगा, यहीं से जो चक्कर लगाएगा तो इस क्षेत्र में अधिक प्रकाश आएगा और यही क्षेत्र सबसे ज़्यादा गर्म होगा। अब देखिए समझते हैं, जब ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो ये क्षेत्र भी कैसा होगा, इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए जब सूर्य कर्क रेखा पर है तो मान लीजिए सूर्य कर्क रेखा पर है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रकाश यहाँ तक ना जाए, थोड़ा बहुत तो प्रकाश जाएगा। तो जब यहाँ प्रकाश आएगा, ठीक है, तो क्या होगी, यहाँ पर गर्मी होगी। और जब सूर्य मकर रेखा पर आ जाएगा तो यहाँ क्या होगा, थोड़ी गर्मी होगी और यहाँ ठंड हो जाएगी। जब सूर्य इधर से मकर रेखा पर आएगा तो वहाँ ठंडी होगी, ठीक है। और जब सूर्य कर्क रेखा पर आएगा तो यहाँ ठंडी होगी। तो यानी हम कह सकते हैं कि ठंडा और गर्म क्षेत्र, जब सूर्य यहाँ आएगा तो गर्मी और सूर्य यहाँ जाएगा तो ठंड। तो ऐसे क्षेत्र में तो हम कह सकते हैं इसे शीतोष्ण, गर्म और ठंडे वाले क्षेत्र को शीतोष्ण क्षेत्र यहाँ पर कहते हैं, शीतोष्ण, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शीतोष्ण। अब देखिए सूर्य तो यहाँ तक इस कर्क रेखा से मकर रेखा तक चक्कर लगा रहा है और प्रकाश कहाँ तक आ रहा है, 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा तक आ रहा है। लेकिन इसके बाद सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो ऐसे क्षेत्र को जब सूर्य यहाँ पर होगा तो यहाँ तक प्रकाश नहीं पहुंचेगा और यहाँ भी प्रकाश नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे क्षेत्र को यहाँ पर हम कहते हैं शीत क्षेत्र, शीत क्षेत्र। और ये क्या हो जाएगा, शीत क्षेत्र, ठीक है। इस क्षेत्र में पशु पक्षियों की संख्या भी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि अधिकतम ठंड होगी तो वहाँ पशु पक्षी क्या है, कम पाए जाएंगे। और जहाँ गर्मी होगी पशु पक्षी वहीं पाए जाएंगे। कभी सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति मर जाए ठंड से ही मरता, ना कि गर्मी से, ठीक है। क्योंकि पशु हो या पक्षी हो, कोई भी हो, हमेशा ठंडी से मरेगा, गर्मी से नहीं। तो यहाँ पर पशु पक्षियों की संख्या कम होती है। अब देखिए अक्षांशों की संख्या की बात करें, अक्षांशों की संख्या की बात करते हैं तो देखिए 0 डिग्री से लेकर और यहाँ तक जो अक्षांश रेखा होती है वो 90 होती है, ठीक है। और प्लस 90 ही होंगी दक्षिण में, यानी उत्तर में 90 और दक्षिण में 90, ठीक है। और प्लस 1 हो जाएगी 0 डिग्री, 0 डिग्री से इधर 90, 0 डिग्री से उधर 90, तो टोटल प्लस 1 हो जाएगी। और अक्षांश रेखाओं की संख्या आएगी 181, ठीक है। 181 हमेशा अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है। अब अक्षांशों के बीच की दूरी की बात करें तो इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अब इसी सभी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, इसीलिए इनको समांतर रेखा, ठीक है, समांतर रेखा कहते हैं, क्योंकि समान दूरी है तो इनको समांतर रेखा कहते हैं। सूर्य अधिकतम कहाँ तक जाएगा, मकर रेखा तक, न्यूनतम कहाँ तक आएगा, मकर रेखा तक, ठीक है। तो इसके बाद अब देखते जानते हैं गिरोह में देशांतर रेखा का कार्य क्या होता है। देखिए ये तो हो गया। अब देखिए देशांतर रेखा में जैसे ये मैंने पृथ्वी कर दी। अब
ये मान लीजिए पृथ्वी का ग्लोब, और यहाँ पर एक 0 डिग्री यहाँ पर 0 डिग्री का एक रेखा खींची जाती है जिसे प्रधान समय रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री में क्या कहते हैं? प्रधान समय रेखा। प्रधान समय रेखा, या कह सकते हैं इसको अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अब देखिए देशांतर रेखा है होती क्या है, इस तरह से जो देशांतर रेखा वो इस तरह से यहाँ पर खींची जाती है। आपको समझना है और समझने के हिसाब से इसको देख लेना है, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पर कहेंगे पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, और इसको यहाँ पर कहेंगे पश्चिमी देशांतर, ठीक है। पूर्वी देशांतर इधर, पश्चिमी देशांतर इधर। अब देशांतर रेखा का कार्य क्या होता है ये समझते हैं। देशांतर रेखा दो ध्रुवों को मिलाने का कार्य करती है, यानी कि पहला ध्रुव यहाँ पर है और दूसरा ध्रुव भी यहाँ पर है। तो ये जो देशांतर रेखा दो ध्रुवों को मिलाने का कार्य करते हैं, लेकिन अक्षांश रेखा में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। अक्षांश रेखा अलग तरह से खींची जाती है, लेकिन ये देशांतर रेखा दो ध्रुवों को मिलाने का कार्य करती है। अब अधिकतर देखा होगा, देखिए देशांतरों के अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। हर देश अक्षांश रेखाओं के बीच की जो प्रत्येक अक्षांश रेखा उसके बीच की दूरी 11 किलोमीटर समान दूरी है, लेकिन देशांतर रेखा में ऐसा नहीं। देशांतर रेखा में जैसे सबसे अधिकतम दूरी कहाँ होगी और सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी ये देखते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे कम दूरी कहाँ होगी 0 डिग्री पर, सबको दोनों रेखा जुड़ी हुई है। जैसे जैसे इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जगह चौड़ी होती जाएगी और फिर ऊपर जाके मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं दो देशांतरों की अधिकतम दूरी क्या होगी, दूरी अधिकतम होगी कहाँ तक, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा, और न्यूनतम कहाँ पर होगी, न्यूनतम होगी 0 डिग्री पर। न्यूनतम दूरी होगी 0 पर और अधिकतम होगी कहाँ पर, विषुवत रेखा पर। अब इनके दूर बीच की देशांतर के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर लगभग अक्षांशों के बराबर इसकी दूरी होती है, ठीक है। दूरी दो यानी देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। अब जानते हैं अक्षांश यानी कि पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। अब देशांतरों की संख्या पूर्व में कितनी है, 180 है, और पश्चिम में 180 है, और एक 0 डिग्री। लेकिन 180, 360 और एक 361, तो टोटल संख्या कितनी होती है अक्षांशों की, देशांतरों की? टोटल देशांतरों की संख्या 360 होती है, लेकिन यहाँ 361 दिखा रहा है। वो कैसे दिखा रहा है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये है पृथ्वी और हमने यहाँ पे एक पॉइंट मारा 0 डिग्री, ठीक है, ये 0 डिग्री मारा। अब यहाँ से हम जैसे रेखा खींचते हैं 1 2 3 4, अब इधर से रेखा खींचते हैं 1 2 3। अब देखिए ये रेखा है, अब मैं इधर से गिनता हूँ 1 2 3 4, तो ये 4 पर ये आ रहा है। इधर से गिनता हूँ 1 2 3 4 और 4 पर ये आ रहा है। तो इसका मतलब एक रेखा जो 2 बार यहाँ पर काउंट हो रही है। जब भी एक रेखा 2 बार काउंट होगी तो उसको एक माइनस कर देंगे। अब संख्या पूछते हैं देशांतरों की, तो बराबर 180 प्लस 180 प्लस 1 यानी 0 डिग्री वाली और माइनस 1, तो कितना होगा 361। 361 माइनस 1 तो 360। 360 यहाँ पर टोटल देशांतरों की संख्या होगी। अब जानते हैं यानी पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में घूमने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगेगा, 1 घंटे को घूमने के लिए 24 से काट देंगे तो 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेंगे। जब हम यहाँ से 1 डिग्री निकालेंगे, 1 डिग्री निकालने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट होती है, और 60 मिनट बटे 15 करेंगे
4 मिनट का समय आ जाएगा। यानी 1 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगेगा। अब दो देशांतरों के बीच की दूरी, अब उसमें दो देशांतरों के बीच की दूरी में 4 मिनट का समय होता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी में 4 मिनट का समय होता है। 1 डिग्री से मान 4 मिनट, और 4 मिनट घूमती है 1 डिग्री 4 मिनट में, ठीक है। 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है। तो ये आ गया 4 मिनट 1 डिग्री का मान। अगर आपको पता है कि भारत या किसी भी राज्य का किसी भी देश का मानक समय याद है, तो आप इससे बड़ी आसानी से समय तिथि निकाल सकते हैं। तो देशांतर रेखाओं का कार्य हमेशा समय और तिथि बताने के लिए होता है। अधिकतम गणना की जाती है कि समय तिथि देशांतरों से निकाली जाती है। अब यह बात निश्चित करी गई कि इससे कैसे होगा। तो 1884 में यूएस में एक बैठक हुई जिसमें निश्चित किया गया, सलाह ली गई कि ऐसा कोई देश चुना जाए या ऐसी जगह चुना जाए जिसके बीचों बीच से होकर ये 0 डिग्री या प्रधान समय रेखा है ये जा रही हो। तो जब सोचा तो ऐसे कई सारे देश के ऊपर गुजर रहे, जैसे फ्रांस हुआ, पेरिस हुआ, लेकिन फेमस हो जाए जिसको अधिकतर लोगों को पता हो। तो एक ऐसा शहर आया जिसका लंदन का ग्रीनविच, यानी कि इंग्लैंड के लंदन ग्रीनविच के बीचों बीच होकर यह 0 डिग्री निकलती है। तो उसी को पूरी दुनिया का मानक समय रेखा बता दिया गया कि जब भी समय निकलेगा 0 डिग्री से निकलेगा, वो भी किसके, ग्रीनविच से मिलाकर निकलेगा। अब देखिए, जब भी कोई समय निकलता है तो जैसे उसे पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो समय हमेशा बढ़ेगा, और जब पश्चिम की तरफ चलेंगे तो समय घटेगा। अब देखिए, सोचिए कैसे समझते हैं। 0 डिग्री यहाँ पर है और भारत कुछ इस तरह से कर्क रेखा पर बसा हुआ है। अब भारत का समय मानक समय जो है यहाँ पर भारत का जो समय मानक समय है वो आया 82.5 डिग्री होता है। जब भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है, ठीक है, तो ग्रीनविच से आगे कितना है ये देखते हैं, क्योंकि भारत का पूर्वी गोलार्ध में बसा हुआ है। अब देखिए, 1 डिग्री का मान यहाँ पे 4 मिनट निकला है, तो इसमें 4 की गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, बस 330 मिनट का समय आएगा। और 330 मिनट को यहाँ पर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 5.5 घंटे आएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत का समय ग्रीनविच से, क्योंकि इधर जुड़ जाएगा, तो भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आ गया। अगर लंदन यानी ग्रीनविच में सुबह के, यानी कि भारत में सुबह के 5:30 बज रहे होंगे, तो ग्रीनविच में यहाँ पर ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच, तो ग्रीनविच में कितना बज रहा होगा, अगर भारत में सुबह 5:30 बज रहे होंगे तो ग्रीनविच में रात के 12 बज रहे होंगे। इसीलिए इधर के जो देश हैं वो हमेशा एक दिन पीछे चलते हैं, तो और ये एक दिन आगे चलते हैं। अगर यहाँ पर होगी 21 तारीख तो यहाँ पर होगी 20 तारीख, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी होगी, 22, एक दिन पेज मिलेगा। अब मान लीजिए कि जैसे लंदन का एक क्यूटो शहर है, लंदन के क्यूटो शहर का मानक समय 135 डिग्री है और भारत के पुणे का समय 75 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें 60 डिग्री और माइनस करके भाग देंगे 5 का, तो यानी 15 डिग्री का भाग 4 घंटे, 15 डिग्री भाग देंगे 4 घंटे। यानी कि जो जापान है उसका क्योटो शहर का जो समय भारत के पुणे से 4 घंटे आगे है। अगर जापान के क्योटो शहर का जो 4 घंटे यानी कि सुबह के 4 बज रहे होंगे, तो भारत में कितने बज रहे होंगे, भारत में बज रहे होंगे रात के 12। और ये कैसे समझते हैं, अब मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर इस पर चमक रहा है, सूर्य चमक रहा है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश ऐसे पड़ेगा तो भारत यहाँ और जापान यहाँ, तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ेगा, जापान में, उसके बाद भारत में, क्योंकि जैसे पृथ्वी घूमती जाएगी जैसे इस प्रकाश आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए, जैसे मैं आऊँ, मेरे सामने सूर्य है, तो सूर्य मेरे पड़ रहा है, तो मेरे पीछे का क्षेत्र क्या है, मेरे पीछे का क्षेत्र जो है काला होगा यानी अंधेरा होगा। और जैसे जैसे पृथ्वी यानी मैं घूमता रहूँगा, ऐसे जैसे मैं घूमता रहूँगा और इस तरह से घूमूंगा तो प्रकाश कहाँ आता जाएगा, ऐसे, और जैसे मैं पूरी तरह से घूम जाऊँगा तो प्रकाश मेरे पीछे आ जाएगा। यही कंडीशन है, जैसे जैसे पृथ्वी घूमती रहती है तो इसका प्रकाश अलग अलग दिशाओं पे आता रहता है।
तो इसीलिए सूर्य का प्रकाश हमेशा सबसे पहले जापान में निकला, फिर उसके बाद जो भी इधर देश होंगे सबसे पहले वहाँ पर निकलेगा। जब भी इधर को निकलेगा तो हमेशा समय जुड़ जाएगा, और इधर को चलेंगे किधर भी इस साइड से पश्चिम की तरफ चलेंगे समय घटता रहेगा, और पूर्व की तरफ बढ़ते रहेंगे तो समय जुड़ता चलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगली वीडियो में भारत के पढ़ने वाले भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में, कौन कौन से भारत की स्थिति कहाँ पर है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, और इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक है, राजधानी क्या है, तो टोटल बारे इसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।